हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग परिंदे कहानी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि निर्मल वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय से आरंभ करते हैं। देखिए, निर्मल वर्मा का जन्म सन 1929 ईस्वी में शिमला में हुआ था। तो प्रथम लाइन से ही आपको दो प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1929 में। कहाँ हुआ था, तो शिमला में। ठीक है, आगे देखिए। पर्वतीय क्षेत्र का होने के कारण उनके बचपन का अधिकांश समय वहीं बीता। कहाँ बीता था, तो वहीं शिमला में बीता था। ठीक है, उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से प्राप्त किए। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन गया दोस्तों कि कहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किए थे, तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। तत्पश्चात वे कुछ वर्षों के लिए अध्यापकी से जुड़े, किंतु साहित्यिक रुचि के कारण अध्यापन कार्य से स्वयं को मुक्त कर लेखन से जुड़ गए। उन्होंने प्राग, लंदन आदि कई स्थानों की विदेश यात्रा की। उन्हें अपनी कृत कब्बे और काली चने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो किसके लिए, तो कब्बे और काला पानी कृत के लिए। उनकी माया दर्पण कहानी पर बनी फिल्म को सन 1975 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, माया दर्पण। ठीक है, उनका निधन 1975 में हुआ था और जन्म 1929 में हुआ था। तो चलिए अब हम लोग परिंदे कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंधेरे कॉरिडोर में चलते हुए लतिका ठिठक गई। लतिका इस कहानी का नायकी है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा कहानी इन्हीं पर डिपेंड होगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, इसीलिए इस कहानी के बारे में ज़्यादा डीपली समझाया नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आपको अवश्य ही समझ में आएगा। ठीक है, तो अंधेरे कॉरिडोर में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। ठीक है, उन्होंने लैंप की बत्ती को बढ़ा दिया। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडोल कटी फटी आकृति खींचने लगी। लैंप के प्रकाश के चलते उसका जो छाया था वो कटी फटी आने लगा था। 7 नंबर कमरे से लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाज़ा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। जैसे ही लतिका ने दरवाज़ा को खटखटाया, शोर शांत हो गया सबका। कौन है, अंदर से आवाज़ आया। तो लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक खुसर फुसर होती रही। फिर दरवाजे की चटखनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दों पर क्लोजअप की भांति उभरने लगे। ठीक है, लतिका वहाँ का मिस थी दोस्तों, मैडम थी। और वहाँ जो गर्ल्स लोग पढ़ते थे वो एक रूम में सब जमा होकर के हंसी मजाक कर रहे थे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है, लतिका ने स्वर के में हल्की सी झिझक कर आभास था। मैंने लतिका झिझक करके लड़कियों से पूछा कि कमरे में अंधेरा क्यों रखा है। लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैडम, यह सुधा का कमरा था। और सुधा ने ही उत्तर दिया कि मैडम, लैंप में तेल खत्म हो गया इसीलिए कमरा अंधेरा रखे हैं। हॉस्टल में शायद वही सबसे अधिक लोकप्रिय थी। कौन, सुधा, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक सुधा के कमरे में ही चलता रहता था। ठीक है, तेल के लिए कमरुद्दीन से क्यों नहीं कहा, लतिका ने लड़कियों से बोला। तो फिर उन्होंने जवाब दिया लड़कियों ने कि कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी वह अचानक बह गई।
कमरुद्दीन हॉस्टल का जोकर था, उसके आलस, जोकर दोस्तों यहाँ पास नौकर कर लीजिए, ठीक है, उसके आलस और काम में ताहल मटोल करने की किस्से कहानियाँ हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, ठीक है। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो गया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाया। कमरे में चारों ओर घेरा डालकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे के समीप, एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में जैसे कुछ बदल गया था, जैसे उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? ठीक है। जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने पर बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। सुधा ने पूछा कि अब तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? तो जूली आंखें नीचे कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर सिकुड़ कर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? सवाल पूछे थे कि नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? तो जूली जवाब दी, हाँ मैडम। फिर लतिका स्वर कड़ा होया। जूली सकुचा कर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद भी नहीं किया जाता। दस्तखत करने वाला नियम, नाइट रजिस्टर पर दस्तखत करने के बाद अपना ब्लॉक छोड़ना पाबंदी है, किंतु किसी न किसी बहाने से प्रत्येक लड़की इसका उल्लंघन करती है। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सब मिलकर, और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। मैंने वो बोलना चाह रही थी मैडम से कि कल से छुट्टी हो रहा है, इसीलिए हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, लेकिन आधा बात बोल करके चुप हो गए, हेमंती की तरफ देखने लगी। हेमंती का गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना मैडम, ऐसे सुधा ने बोला। लतिका खिसियानी सी हुआई। इस समय यहाँ आकर उसने इनके मज़े को किरकिरा कर दिया था। ये छोटे से हिल स्टेशन पर रहते आज उसे अरसा हो गया, किंतु कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार करके सर्दियों की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है, उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप उसने अपने पांव देहरी से बाहर कर लिए। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। कौन? लतिका। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? लतिका ने पूछा। मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई थी और लड़कियों ने सवाल पूछा कि मैडम, छुट्टियों में आप घर नहीं जा रहे हैं? अभी कुछ पक्का नहीं। आई लव द स्नोफॉल। लतिका ने जवाब दिया कि अभी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन मैं स्नोफॉल से मोहब्बत करती हूँ। लतिका को लगा यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी कही थी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही है, जैसे उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में डुबो लेगा। वो थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से सिर को झपट दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है, अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना, मैडम उनको बोले। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। सारे लड़कियां गुड नाइट मैडम, गुड नाइट रिप्लाई दिए। कॉरिडोर की सीढ़ियां न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती के नीचे घुमाकर कोने में रख दिए। बाहर धुंध की नीली तहें इतनी घनी हो चली थी कि उन्हें चाकू से छीला जा सकता था। लॉन पर लगे हुए चींट के पत्ते की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह आती थी। हवा में कुनकुनी सर्दी का आभास पाकर लतिका के मस्तिष्क में कल से आरंभ होने वाली छुट्टियों का ध्यान झटक आया। उसकी आंखें मूंद ली।
उसे लगा जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों सी उसके सिर से बंधी है, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही है। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, किंतु अब जैसे वह भीतर न होकर बाहर फैली धुंध का भाग बन गई थी। गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका, ऐसा रिप्लाई आया। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियाँ चढ़ने से उसकी सांस तेज हो गई थी और वह दीवार से सटा हुआ हाँफ रहा था। लैंप के प्रकाश में उसके चेहरे का पीलापन ताम्रवर्णित हो गया आया था, जिन पर उभरी हुई ईंटियों का उतार चढ़ाव अधिक तीखा सा हो गया था। यहाँ अकेला क्या कर रहे हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों से भीतर से सीटी बजाई और पूछा कि मिस लतिका, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस समय ऊपर कैसा आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? और वो रिप्लाई दी कि मैं चेकिंग करके लौट रही थी, और पूछी कि आप ऊपर कैसे आज आपको आना हुआ ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधे से छुआ दी। इनसे पूछो, यही मुझे ज़बरदस्ती घसीट लाए हैं। अरे ऐसे बोल दिया। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा, जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट सोपा और चेखो बस्ती के कंपोजिशन बजाएंगे। फिर क्रीम कॉफ़ी पिए जाएगी। ठीक है, क्रीम कॉफ़ी पी जाएगी। उसके बाद यदि समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए उन्हें सब मिलकर कन्फेस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान खिल गई। डॉक्टर, मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लतिका ने जवाब दिया। चलिए, यही ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधे को पकड़कर अपने कमरे की ओर मोड़ दिया और बोला। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर टेरेस से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उनकी तनिक दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखें से लक्षित हो जाते थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने पर वह यहाँ इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप स्कूल के हॉस्टल में ही उन्हें एक कमरा मुफ्त रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि वर्मा से आते आते रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, किंतु इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी के विषय में चर्चा नहीं उठाते थे। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते, मरने से पहले मैं एक दफ़ा वर्मा ज़रूर जाऊंगा। एक क्षण के लिए उनकी आंखों में गीली सी नमी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ नहीं पूछ पाती। उसे लगता डॉक्टर नहीं चाहते कि उनके अतीत के संबंध में प्रश्न पूछे, उनसे सहानुभूति प्रकट करे। डॉक्टर को ये सब चीज़ पसंद नहीं था। दूसरे ही क्षण में अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंस पड़ते, एक खुशी सिनिकल हंसी। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करना किसी डॉक्टर का वश की बात नहीं है। टेरेस पर मेज कुर्सियों बिछा दी गई। भीतर कमरे में परकुलेटर में कॉफ़ी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्पिरिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनते आ रही है। कहते हैं अंग्रेज़ों ने एक लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। ह्यूबर्ट अनाम कुर्सी पर अधलेटा सा लॉन की ओर देख रहा था और ऐसे जवाब दिया। आगे है, लतिका कमरे में से 2 मोमबत्तियाँ ले आई। मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया गया। टेरेस का अंधेरा फीके पीले प्रकाश में के दायरे में इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी।
हवा में चीड़ के वृक्षों की साए साए दूर दूर तक फैली पहाड़ियों घाटियों में अजीब सी सीटियों की गूंज छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में सरद खुश्की सी महसूस होती है। डॉक्टर का श्रृंगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था और डॉक्टर ने ऐसा बोला था, पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह ज़रूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने, ह्यूबर्ट ने कहा। फादर एलमंड का सरमन करने का मतलब कि चर्च में सभी लड़कियों को जमा किया जाता था। ठीक है, पिछले 5 साल में मैं सुनता आ रहा हूँ फादर एलमंड के सरमन में कहीं देर फेर नहीं होता। डॉक्टर को फादर एलमंड का एक आंक नहीं सुहाते। डॉक्टर फादर एलमंड को हेट करते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्याले में कॉफ़ी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को याद आया पहला साल जब वो डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बाल रूम कुमाऊं रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। बार का जो रूम था, कुछ देर तक बिलियर्ड्स का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर लौट रही थी तब उसने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, किंतु उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मेजर ग्रीस नेगी हैं। बिलियर्ड्स रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के नीचे वह नाम दब सा गया। वह किसी पुस्तक के नीचे अंगुली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की के बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर। वह पीछे मुड़ा, तब उस क्षण कौन मुड़ा? तो मेजर ग्रीस नेगी। उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफ़ी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनीदा सा रीतापन गिराया। हवा के झोंके से मोमबत्तियां की लौ फड़फड़ाने लगी। टेरेस के ऊपर काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छावाएं टेरेस की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल की छुट्टियों में यही रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का प्रश्न हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर सोफा का नॉर्टर्न हुड ह्यूबर्ट की अंगुलियों ने नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे टेरेस के अंधेरे में घूमने लगा, जैसे जल पर कोमल स्वप्नील उर्मियाँ भंवरा का झिलमिलाता हुआ जाल बुनती हुई फैलती जा रही है दूर दूर किनारों तक। लतिका को लगा जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों में परिंदों का झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़ जा रहे थे। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। धागों में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान निर्वता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहां शायद वह कभी जाएगी। लतिका आर्म चेयर पर झुकती हुई उगने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है। लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते थे। कुछ वर्ष बाद वह भी हूबहू वैसे ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुर्रियाँ सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया
कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था। भावुक याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो उसकी समझ में कभी नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर उसे प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वह दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोक रहती थी। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है। अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमियों से जुड़ा है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को भी चाह सकेगी उसी अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई है। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर, मुझे माफ़ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए हुए लतिका चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता का छाया रही। मोमबत्तियां बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कस लिया। सब लड़कियां एक जैसी ही होती है, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। ह्यूबर्ट का आवाज़ आया। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पीवानों पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षण तक हवा में तिरती रही। डॉक्टर, आपको कुछ मालूम है? मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था और वह ऐसे डॉक्टर से बोला था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके, जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोया आया है। डॉक्टर उसे हंसी के एक ठहाके में उपहासास्पद बना देगा, इसलिए वो छुपाना चाहता था। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसफोफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेंस के जंगले से सट कर खड़े हो गए। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छायाएं लॉन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हुआ हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ। यहाँ कौन मुझे जानता है? यही शायद मर भी जाऊँ। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराये जमीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है? ह्यूबर्ट बिस्मत सा डॉक्टर की ओर देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहता था। कोई पीछे नहीं है, यह बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है, लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे जिक्र भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हो? ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीते रहे। फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ को देखने लगे। तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका बेनागा क्लब जाया करती थी। गिरीश नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक कश्मीर जाने से पहले एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था।
मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका, ये डॉक्टर बोल रहा था मिस्टर ह्यूबर्ट से। किंतु उस रात कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। और वह अब क्या फर्क पड़ता है, लेट द डेड डाई। ठीक है। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली सी शून्यता भरी थी। कौन गिरीश नेगी, ह्यूबर्ट पूछता है। डॉक्टर कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था। डॉक्टर बोलते हैं कि कुमाऊं रेजिमेंट में वो कैप्टन था। क्या लतिका। ह्यूबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ बोला क्या लतिका। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था। कितना अर्थहीन और उपहासपद था। उसका एक एक शब्द उसका दिल की चोट कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया, क्या वह इसके योग्य भी नहीं था, ऐसा वो मिस्टर ह्यूबर्ट सोचने लगा। लतिका, वह तो बच्ची है, पागल। मरने वालों के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है, ऐसा डॉक्टर ने रिप्लाई दिया। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया, लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो। हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गई। टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मिडोज में बहती पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। जब बहुत देर बाद कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर ह्यूबर्ट, माफ़ करना, मैं सिगार खत्म करके उठूँगा। सुबह बदली छाई थी। लतिका के खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया। जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। कौन? तो बदली का जो धुंध था। स्कूल के ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गया था। केवल चैपल का क्रॉस, मतलब जो चर्च था उसका जो क्रॉस का साइन होता है, वह धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की तरह रेखीय सा दिखाई देता जा रहा था। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा कि करमिदून चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करमिदून मिलिट्री में अर्दली रह चुका था, इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जाग कर वह सो चुकी थी। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने का जी नहीं चाहता। अजी मेम साहब, अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। बड़े दिन मतलब 24 दिसंबर के बाद वाले दिन के बारे में वो बोल रहा था। और कमीरीदून अपने हाथों को बगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से ही उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया। गंजे सिर पर दोनों तरफ के बाल हिजाब लगाने से कथक रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, वह हमेशा खींच तान कर उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता था जहां वह बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। एक दफ़ा तो यहाँ लगातार इतना बर्फ गिरी थी कि भुआली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई। इतनी बर्फ थी मेम साहब की पेड़ों की टहनियों तक सिकुड़ कर तनों से लिपट गई थी, बिल्कुल ऐसे। और कमरिदून नीचे झीक कर मुर्गा सा बन गया। कब की बात है? लतिका ने पूछा। अब यह तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मेम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थे, उन्हें अंग्रेज भारत छोड़ के नहीं गए थे। कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे ये अंग्रेज, 2 घंटे में सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाने की 50 घोड़े वाली जमा हो जाते थे सीटी बजाने से। अब सारे साइड खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते थे। अब तो सब उजाड़ हो गया है। करमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज यह पहली बार नहीं है जब लतिका कमरुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही थी
जब अंग्रेज बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था, ये पहली बात भी सुनाता था। आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगे मेम साहब? कमरुद्दीन ने पूछा। दिखता तो कुछ ऐसा ही है कमरुद्दीन, तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा, मैडम ने लतिका ने जवाब दिया। क्या कहती है मेम साहब, आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कूदते लौटते, हमने खाली रहता है जगह। तुम आज जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ़ गिरती थी, उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। कमरुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, ह्यूबर्ट साहब तो शायद कल ही चले जाएं। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे। कहते थे छाती में तकलीफ़ है, उन्हें यह मौसम नहीं सुहाता। कह रहे थे लड़कियों की बस में वह भी कल ही चले जाएंगे। कमरुद्दीन दरवाज़ा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि ह्यूबर्ट के कमरे में जाकर उसकी तबीयत की पूछताछ कराए, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंग रहे और वह खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देखती रही। ह्यूबर्ट को चेहरा उसे देखकर जिस तरह सहमा सा दयनीय हो जाता है, तब उसे लगता है कि वह अपनी मुख निरीह याचना से उसे कोस रहा है। न वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती, न उसे अपनी व्यवस्था की सफाई देने का साहस होता। उसे लगता कि इस जाल से बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस सिरे को पकड़ी है वह खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। बाहर बूंदाबांदी होने लगी थी। कमरे की टीन की छत ठक ठक बोलने लगी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को तहाकर बिछाया, फिर पैरों से स्लीपरों को घसीटते हुए वह बड़े आईने की तरफ आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी। किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में उलझी रही और वह गुमसुम सी शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। कमरुद्दीन को यह कहना याद नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियां जमा कर लें। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। पिछले साल तो कमरा धुंध से भर जाता था, जिसके कारण कपकमाते जाड़ों में भी उसे खिड़की खोलकर ही सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा। वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे में सीलर और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग की तपन से भी गर्म रहता था। उसके गदीले सोफे पर लेटते ही आंख लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता है, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता कि 2 महीने के लिए उसके हवाले कर दी जाए। मैंने लतिका को अपना रूम का चाबी मिस वुड दे दे। वो नहीं ऐसा करते थे। हर साल कमरा का ताला ठोक जाती है। वह तो पिछले साल गुसलखाने में भीतर की साकल देने भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती रहती थी। पहले साथ अकेले में उसे बड़ा डर लगता था। छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साए साए करने लगते हैं। डर के मारे उसे जब कभी नींद नहीं आती, तब वह कमरुद्दीन को देर रात तक बातों में उलझाया रखती। बातों में जब खोई सी वह सो जाती, तब कमरुद्दीन चुपचाप लैंप बुझाकर चला जाता। कभी कभी बीमारी का बहाना करके वह डॉक्टर को बुलवा भेजती थी और बाद में बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगवा देती है। लतिका ने कंधों से बालों का गुच्छा निकाला और उसे बाहर फेंकने के लिए वह खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर छत की ढलान से बारिश के जल की मोटी सी धार बराबर लोन पर गिर रही थी। मेघाच्छन्न आकाश में सरकते हुए बादल के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी उभर आते थे, कभी छिप जाते थे, मानो चलती हुई ट्रेन से कोई उन्हें देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया। हवा में झोंकों के उसकी आंखें झिप गई। उसे जितने
काम याद आते उतना ही आलस घना होता था। बस की सीट रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपए देने हैं। जो सामान हॉस्टल की लड़कियों पीछे छोड़ जा रही है उसे गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों को पैकिंग करवाने के काम में भी हाथ बटाना पड़ता था। वह इन कामों में से उबती नहीं। धीरे धीरे सब निपटते जाते हैं। कोई गलती इधर उधर रह जाती है सो बाद में सुधर जाती है। हर काम के कीच कीच रहती है। परेशानी और दिक्कत महसूस होती है, किंतु देर सवेर इससे छुटकारा मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है तब मन उचाट सा हो जाता है। खाली कॉरिडोर से घूमती हुई वह कभी इस कमरे में आ जाती, कभी उसमें चली जाती। वह नहीं जान पाती कि अपने से क्या करें। दिल कहीं भी टिक नहीं पाता, हमेशा झटका पटका सा रहता है। इस सब के बावजूद जब कोई सहज भाव से उससे पूछ बैठता है, मिस लतिका, छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही, तब वह क्या कहे। डिंग डांग डिंग, स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैपल से घंटे बजने लगे। लतिका ने अपना सिर खिड़की से बाहर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में भी कंधे पर तौलियां डाले घुसल खाने में घुस गई। लेफ्ट राइट लेफ्ट कंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर 4-4 की पंक्ति में कुमाऊं रेजिमेंट की सिपाही की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बुओं की भारी खुरदरी आवाज़ों स्कूल चैपल की दरारों से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। ब्लेडिस आर्दिमिक, फादर एलमंड एक एक शब्द बताते हुए खंखारते स्वर में समर्न ऑफ दी माउंट पढ़ते रहे। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडलब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिनका प्रकाश आगे बेंचों पर बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछली लाइनों के बेंच अंधेरे में डूबे हुए थे, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे की ओर खुसर फुसर कर रही थी। मिस वुड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को बधाई का भाषण दे चुकी थी और अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बुड़बुड़ा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रॉम्प्ट कर रही हो। आमीन। फादर एलमंड के बाइबल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक उठा ली। हॉल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े हाथों हुए जानबूझकर बेंचों को पीछे धकेला। बेंच फर्श पर रगड़ खाते सीटी बजाते हुए पीछे खिसक गए। हॉल के कोनों से हंसी फूट पड़ी। मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे पर भ्रिकुटियाँ चढ़ गई। फिर अचानक निस्बत्ता छा गया। हॉल के उस घुटे हुए धुंधले में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट फॉलोड मी shall not walk in darkness, but shall have the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. डॉक्टर मुखर्जी ने उब और उत्काहट से भी जम्हाई ली। कब यह किस्सा खत्म होगा? उन्होंने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि वह सकुचाकर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेलते रहती थी और वह धीरे धीरे अपनी मूंछों को खींचते रहते थे। फादर एलमंड की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। जब वह छोटी थी तो वह अक्सर यह बात सोचकर विस्मित हुआ करती थी कि वह पादरी लोग सफ़ेद चोगे के नीचे कुछ पहनते हैं या नहीं। अगर धोखे से वह ऊपर उठ जाए तो क्या होगा।
आगे इसके बाद लेफ्ट 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 मार्च करते हुए फौजी बूट चैपल से दूर होते जा रहे थे। केवल उनकी गूंज हवा में शेष रह गई थी। हिम नंबर 117 फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हॉल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली। पन्नों के उलटने की खड़खड़ाहट फिसलती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। आगे के बेंच से उठकर ह्यूबर्ट पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कायर द संग पियानो बजाना पड़ता था। ह्यूबर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की। अपनी घबराहट छिपाने के लिए ह्यूबर्ट हमेशा ऐसे ही किया करता था। कनखियों से हॉल की ओर देखते हुए उसने कांपते हाथों से हिम बुक खोली। लीड काइंडली लाइट। पियानो के सुर दबे झिझकते से मिलने लगे। घने बालों से ढकी हुई ह्यूबर्ट की लंबी पीली अंगुलियां खुलने सिमटने लगी। कायर में गाने वाली लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गूंथकर कोमल अस्तिग्न लहरों में बिंध गए। लतिका को लगा उसका जूड़ा ढीला पड़ गया है, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा है। मिस वुड की आंख बचाकर लतिका ने चुपचाप बालों में लगे क्लिपों को कसकर खींच दिया। बड़ा इक्की आदमी है। सुबह मैं ह्यूबर्ट को यहाँ आने से मना किया था, फिर भी चला आया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को कमरुद्दीन की बात याद आ गई। रात भर ह्यूबर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था। कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके ह्यूबर्ट के चेहरे की ओर एक झलक पाने के लिए विफल चेष्टा की। इतनी पीछे से कुछ भी देख पाना संभव था। पियानो पर झुके हुए ह्यूबर्ट का केवल सिर दिखाई देता है। लीड कैंडली लाइट। संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश की अबाधा शून्यता में बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं। बारिश की मुलायम धूप चैपल के लंबे चौकोर शीशों पर झिलमिलाती रहती है, जिसकी एक महीन चमकीली रेशा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मोमबत्तियों का धुआं धूप से नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तिरने लगा है। पियानो के क्षणिक पौज में लतिका को पत्तों का परिचित मरमर कहीं दूर अनजानी दिशा से आता हुआ सुनाई देता जाता है। एक क्षण के लिए उसे भ्रमर हुआ कि चैपल का फीका सा अंधेरा वो छोटे से प्रेयर हॉल के चारों कोनों से सिमटा हुआ उसके आसपास घिर आया है। मानो कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर यह तक ले आया हो कि अचानक उसकी आंखें खोल दी हो। उसे लगा जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक न रहा है। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क और रखा हुआ डॉक्टर का घुसड़े सुडोल हाथ पियानो के सुर अजीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उस धुनिया का भाग बनते जा रहे हैं। एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना चैपल के शीशों के परे पहाड़ी सूखी हवा में झुकी हुई वीपिंग विलोज की कांपती टहनियाँ, पैरों तले चीड़ के पत्तों की धीमी सी चिर परिचित खड़खड़। वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट लिए हुए खड़ा है, चौड़े ऊंचे हुए संभल कंधे। अपना सिर वहाँ टिका देते तो जैसे सिमट कर खो जाएगा। चार्ल्स ओवर यह नाम उसने रखा था। वह झेंप कर हंसने लगा। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। यह सब वह कहती नहीं, सिर्फ सोचती भरी रहती है। सोचा था कभी कहूँगी, वह कभी नहीं आया। बुरुस का लाल फूल लाए हो ना?
खाकी कमीज की जिस जेब पर बैग चिपके थे उसी में मूसा हुआ बुरुश का फूल निकल आया। छी, सारा मुरझा गया, अभी खिला है। हाउ हाउ कलम जी, ऐसे पूछा। उसके बालों को गिरीश के हाथ में उलझा रहा है, फूल कहीं टिक नहीं पाता। फिर उसे क्लिप के नीचे फंसाकर उसने कहा, देखा। वह मुड़ी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, गिरीश ने अपना मिलिट्री का हेड थप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्रमुग्ध सी वैसे ही खड़ी रही। उसके सिर पर गिरीश का हैट है, माथे पर छोटी सी बिंदी पर उड़ते हुए बाल हैं। गिरीश ने उस बिंदी को अपने होठों से छुआ है। उसने नंगे सिर को अपने दोनों हाथों से समेट लिया। लतिका, बोलो नहीं, गिरीश ने चिल्लाते हुए कहा। मैंने ईयर अवधि कुमाओ, उसका यह नाम गिरीश ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। वह हंसने लगी। लतिका, सुनो, गिरीश का स्वर कैसा हो गया था। लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊँगा। ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही, किंतु वह सुन रही है। वह नहीं जो गिरीश कह रहा है, किंतु वह जो नहीं कह रहा है, जो उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लीड काइंडली लाइट। लड़कियों का स्वर पियानो के सुरों में डूबा हुआ गिर रहा है, उठ रहा है। ह्यूबर्ट ने सिर मोड़कर लतिका को निमिष भर देखा। आंखें मूंदे ध्यान मग्न प्रस्तर मूर्ति सी वह स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या यह भाव उसके लिए है? क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपना साझी बनाया है? ह्यूबर्ट ने एक गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर सी थकान उमड़ आई। देखो, मिसबुट कुर्सी पर बैठी बैठी सो रही है, डॉक्टर होठों से फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद में झपकियां लिया करती है। फादर एलमंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मंद पड़ने लगा। ह्यूबर्ट की उंगलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल से कुछ दूर मिडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होंगी। सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मिडोज में बनेगी। पहाड़ों की बारिश, क्या भरोसा। कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओट से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा कि विपिंग विलोज की भीगी शाखाओं से धूप में चमकती हुई बारिश की बूंद टपक रही थी। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे गुट बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई हैं। नाश्ते के लिए अभी पौना घंटा बाकी है और उनमें से अभी कोई भी लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां भी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसी के लिए वे इन चंद बजे क्षणों में अनुशासन के घेरे के भीतर मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस वुड को लड़कियों का यह गुल गड़प्पा अखरा, किंतु फादर एलमंड के सामने वह उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झल्लाहट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एलमंड का लंबा ओजपूर्ण चेहरा चैपल में घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा था। कॉरिडोर के जंगले पर अपनी छड़ी लटका कर वह बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 साल से मिस लतिका ही रहती है। और डॉक्टर मुखर्जी, फादर का ऊपरी होंठ तनिक खींच आया। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों के लिए कहीं नहीं जाते।
दोनों महीनों की छुट्टियों में बर्मा जाना काफ़ी मुश्किल है। फादर मिस वुड हंसने लगी, किंतु फादर एलमंड ने मिस वुड की हंसी में योग नहीं दिया। उसके चेहरे पर तनाव की रेखाएं खींची रही। मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचते हैं, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकती है। मैं फिलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएगी, और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरा राय बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा फादर एलमंड मिस वुड से कहते थे। फादर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मिस लतिका बच्चा थोड़े ही है। मिस वुड को ऐसा आशा नहीं थी कि फादर एलमंड अपने दिल में ऐसी दकियानूसी भावना को स्थान देंगे। फादर एलमंड कुछ हस्तप्रभ से हो गए थे। बात पलटते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब यह नहीं था कि आप जो जानती है, मिस लतिका और उस मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खास स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने से क्या देर लगती है? वह बेचारा तो अब नहीं रहा। मैं उसे जानती थी फादर, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, मिस वुड ने बोला। मिस वुड ने धीरे से अपनी दोनों आंखों क्रॉस करके किया। फादर एलमंड को मिस वुड की मूर्खता का पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उसने आगे और कुछ नहीं बोला। डॉक्टर मुखर्जी ने उसकी कभी पड़ती नहीं थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में वह डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे। किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ था। उन्होंने छड़ी को जंगले से उठाया और ऊपर साफ धुले आकाश की ओर देखते हुए बोले, प्रोग्राम आपने यूं ही बदला मिस वुड, अब क्या बारिश होगी? ह्यूबर्ट जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। उसे लगा कि किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उबलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत सुर हुई रुई सी छुमुई रेशे में अब तक के उसके मस्तिष्क की थकी हुई मांदी नसों को फड़फड़ा रहे थे। वह काफ़ी थक गया था। पियानो बजाने से उसके फेफड़े पर हमेशा भारी दबाव पड़ता था। दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसे लगता था कि संगीत के एक नोट को दूसरे नोट में उतारने के प्रयत्न में वह अंधेरे खाई में पार कर रहा है। आज चैपल में मैंने जो महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र था, ह्यूबर्ट ने सोचा। मुझे लगा पियानो का हर नोट खामोशी की अंधेरी खोह से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता, तरसता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पॉप एक छोटी सी मौत है। मानो घने छायादार वृक्षों पर कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाला सुरों को अपनी बची खुची गूंजों की सांस समर्पित कर जाती हो, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती। मिटती नहीं इसलिए मरकर भी जीवित है, दूसरे सुरों में लय हो जाती है। डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसे ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंस कर टाल देंगे। मुझे लगता है वह पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहे हैं। उनकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव होता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उन्होंने मुझे स्पेशल सर्विस आने से रोका था। कारण पूछने पर वह चुपचाप खड़े रहे। कौन सी बात ऐसी है जिसे मुझे कहने में डॉक्टर कतराते हैं? शायद मैं शक्की मिजाज होता जा रहा हूँ और बात कुछ भी नहीं है। ह्यूबर्ट ने देखा लड़कियों की कतार स्कूल के हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही है। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्के आसमानी रंग के फ्रॉक और सफ़ेद पेटियां चमक रही हैं। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियां ने चैपल की वाटिका से गुलाब के फूल तोड़कर अपने बालों में लगा लिए हैं और कंटोनमेंट में के 3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे हैं और कभी कभी किसी की ओर जरा सी झुक कर सीटी बजाने लगते हैं। हेलो मिस्टर ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। आप अभी यहीं हैं? ह्यूबर्ट की दृष्टि लतिका पर टिकी रही।
वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहने हुए थी। कुमाऊं लड़कियों की तरह लतिका का चेहरा गोल था। धूप की तपन से पका हुआ गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो आया था, मानो बहुत धोने पर भी गुलाल के कुछ धब्बे इधर उधर बिखरे रह गए हों। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही है, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर ह्यूबर्ट? अभी तक तो यह इरादा है, यहाँ रुक कर भी क्या करूँगा। आप स्कूल की ओर जा रही हैं, चलिए। फिर ह्यूबर्ट ने कह करके आगे बढ़े। आगे है कि पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटते हुए पगडंडी से नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली थी। चीड़ के पत्ते हर झोंके से रांग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते थे। ह्यूबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे, फिर हवा में आगे बह निकलते थे। इस खेल में धूप कभी मंद फीकी सी पड़ जाती तो कभी अपना उजाला आंचल खोलकर समूचे पहाड़ी शहर को अपना में समेट लेती थी। लतिका तनिक आगे निकल गई। ह्यूबर्ट की सांस चढ़ गई थी और वह धीरे धीरे हाँफता हुआ पीछे आ रहा था। जब वे पोलो ग्राउंड के पवेलियन छोड़कर सिमिट्री के दाएं ओर मुड़े तो लतिका ह्यूबर्ट की प्रतीक्षा करने लगी और खड़ी हो गई। उसे याद आया, छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन उब जाता था तो वह अक्सर टहलते हुए मिस्ट्री तक चली आती थी। उससे सटी पहाड़ों पर चढ़कर वह बर्फ के ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखाओं से रुई के गोलों सी बर्फ नीचे कब्रों पर गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वह खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई उस सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर एलमंड के घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों तक जाकर गुम हो गई थी। जो मनोरंजन एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होती है, वही लतिका को बर्फ में खोए हुए रास्ते को खोज निकालने में होता था। आप बहुत तेज चलती हैं मिस लतिका। थकान से ह्यूबर्ट का चेहरा कुम्हला गया था। माथे पर पसीने की बूंद छलक आई थी। कल रात आपकी तबीयत क्या कुछ खराब हो गया था मिस्टर ह्यूबर्ट? लतिका ने पूछा। आपने कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ? ह्यूबर्ट के स्वर हल्के से खींचकर आभास था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बात शुरू करते हैं, उसने सोचा। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चला। वह तो सुबह कमरेदून ने बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया। लतिका कुछ अप्रतिभ सी हो आई थी। कोई खास बात नहीं, वही पुराना दर्द शुरू हो गया था। अब बिल्कुल ठीक है डॉक्टर ने ह्यूबर्ट ने बोला। अपने कथन के पुष्टि के लिए ह्यूबर्ट छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगे। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था। वह सुबह आए थे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी कहते हैं कि इस बार मुझे 6-7 महीनों की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसकी ज़रूरत क्यों है? ह्यूबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी न रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। आजकल मैडम मौसम बदल जा रहा है। अच्छे भले आदमी बीमार हो जाते हैं, लतिका ने ह्यूबर्ट को समझाया। ह्यूबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वह अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चित हो जाना चाहता था कि कहीं लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए तो झूठ नहीं बोल रही। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर तो मैं डर गया। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूँगा? स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीने की छुट्टियाँ काटनी दुभर हो जाती है। मिस्टर ह्यूबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड
फैला था, जिसके दूसरी ओर मिलिट्री ट्रक कंटोनमेंट की ओर जा रहे थे। हिबर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अधमुंदी सी खुली रह गई, मानो पलकों पर एक पुराना भूला सा सपना सरक आया हो। मिस्टर ह्यूबर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया, उसके स्वर में केवल एक अमीष दूरी का भाव घिर आया था। बहुत अरसा पहले मैं भी दिल्ली गई थी मिस्टर ह्यूबर्ट, तब मैं बहुत छोटी थी। न जाने कितने बरस बीत गए। हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ था। बहुत सी चीज़ें देखी थी, लेकिन अब तो सब धुंधला सा पड़ गया है। इतना याद है कि कुछ हम कुतुब पर चढ़े थे, सबसे ऊंचे मंजिली से नीचे झांका था। न जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे हुए खिलौने से लगते थे। शायद माँ ने मुझे डांटा भी था, क्योंकि मैं सीढ़ियों उतरती हुई रो रही थी। शायद माँ ने नहीं डांटा था और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली इतनी बदल गई है कि पहचाना नहीं जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वे दोनों फिर चलने लगे। हवा का वेग ढीला पड़ने लगा। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने से लगे थे। उनकी छाया नंदा देवी और पंचचूली की पहाड़ियों पर गिर रही थी। स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते चीड़ के पेड़ पीछे छूट गए। कहीं कहीं खुबानी के पेड़ों के आसपास बुरुश के लाल फूल धूप में चमक जाते थे। स्कूल तक आने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया था। मिस लतिका, आप छुट्टियों में कहीं क्यों नहीं जाती? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता होगा। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखरा था, अब आधी हो गई हूँ। क्रिसमस की एक रात पहले क्लब में डिनर होता है, लॉटरी डाली जाती है और रात को देर तक नाच गाना होता रहता है। नए साल के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवाल किया जाता है। बर्फ पर स्केटिंग होता है। रंग बिरंगे गुब्बारे के नीचे मिलिट्री बैंड बजता है। फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता है। मिस्टर ह्यूबर्ट, फिर कुछ दिन बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए हमेशा वायदा करते हैं कि वे अगले साल भी आएंगे। मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे, वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे, फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने लगती है। छुट्टियां खत्म होने लगती है। आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट पता भी नहीं चलता कि छुट्टियां कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई। लतिका ने देखा कि ह्यूबर्ट उसकी आंखों को आतंकित भयाकुल दृष्टि से देख रहा है। वह सिट पिटाकर चुप हो गई। उसे लगा मानो वह इतनी देर से पागल सी अनर्गल प्रलाप कर रही हो। मुझे माफ़ करना मिस्टर ह्यूबर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ। मिस लतिका, मिस्टर ह्यूबर्ट ने धीरे से कहा। वह चलते चलते रुक गया था। लतिका ह्यूबर्ट का भारी कुंठित स्वर सुनकर चौंक गई थी। क्या बात है मिस्टर ह्यूबर्ट? वह पत्र, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। उसे आप वापस लौटा दें। समझ लें कि मैंने कभी नहीं लिखा था। लतिका कुछ समझ नहीं सकी। निर्भ्रांत सी खड़ी हुई मिस्टर ह्यूबर्ट के पीले उद्विग्न चेहरे को देखते रही। मिस्टर ह्यूबर्ट ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रख दिया। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मिस्टर ह्यूबर्ट हकलाने लगा। मिस्टर ह्यूबर्ट, किंतु लतिका से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। वे दोनों चुपचाप कुछ देर तक कंटोनमेंट स्कूल में गेट के बाहर खड़े रहे। मिडोज पगडंडियों, पत्तों, छायाओं से घिरा हुआ छोटा सा द्वीप, मानो कोई घोंसला दो हरी घाटियों के बीच आ दबा हो। भीतर घुसते हुए ही पिकनिक के काले आग से झुलसते हुए पत्थर, अधजली टहनियाँ, बैठने के लिए कुछ बिछाए गए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे जाते हैं। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं। मिडोज को बीच में काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला बहता है, जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफ़ेद
रिक्त सा दिखाई देता है। यहाँ पर काठ के तख्तों का बना हुआ टूटा सा पुल है जिस पर लड़कियां हिचकोले खाती हुई चली आ रही है। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिस वुड ने अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल से जलती हुई दिया सलाई को दबा डाला। डॉक्टर ने सिगार जलाने के लिए सुगलाकर चीड़ के पत्तों के ढेर में बिक दिया था। वे नाले से कुछ दूर हटकर के दो चीड़ के पेड़ों की गुथी हुई छाया के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता नीचे पहाड़ी गांव की ओर जाता था, जहां पहाड़ की गोद में शकरपारों से खेत एक दूसरे के नीचे बिछे हुए थे। दोपहर के सन्नाटे में भेड़ बकरियों के गलों में बंधी हुई घंटिया का स्वर हवा में बहता हुआ सुनाई देता जा रहा था। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पी रहे थे। जंगल की आग आग कभी देखी है मिस वुड? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैली जाती है। आपने कभी कभी देखा डॉक्टर? मिस वुड ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। बहुत साल पहले शहरों को जलते हुए देखा था। डॉक्टर लेटे हुए आकाश की ओर ताक रहे थे। एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर देखने में बहुत कम आते हैं। आपने कहाँ देखा डॉक्टर? लड़ाई के दिनों आपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था। मिस वुड ने आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उनकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। आपका घर, क्या वह भी जल गया था? डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप लेटा रहा, पर उसे खाली छोड़कर चले आते थे। मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी कहने के डॉक्टर कठिनाई महसूस होता था। डॉक्टर, क्या आप कभी वापिस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदलकर औंधे मुंह लेट गए। उनकी आंखें मूंद गईं और माथे पर बालों की लटें झूल आई। सोचने लगी, सोचने से क्या होता है मिस वुड? जब बर्मा में था तब कभी क्या सोचा था कि यहाँ आकर उम्र काटनी होगी? लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कहो, अपने देश का कुछ सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ आप चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाएंगे। डॉक्टर ने सिगार के धुओं को धीरे से हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो मैं वहाँ भी समझ जाऊंगा मिस वुड। इतने वर्षों बाद वहाँ मुझे कौन पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे से रिश्ते जोड़ना काफ़ी सिरदर्दी का काम है। कम से कम मेरे वश की बात तो नहीं है। लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड? जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा यहीं पर। जब कभी भी उबेगा कहीं चला जाऊंगा। जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे से कुछ भी नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। मिस वुड ने डॉक्टर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दिल में वह हमेशा डॉक्टर को उच्च श्रृंखल, लापरवाह और सनकी समझती रही, किंतु डॉक्टर के चरित्र में उसका विश्वास है। न जाने क्यों, हालांकि डॉक्टर ने जाने अनजाने में इसका कोई प्रमाण दिया हो, याद नहीं पड़ता। मिस वुड ने एक ठसी सांस भरी। वह हमेशा सोचती थी कि यदि डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाही न होता तो अपनी योग्यता के बल पर काफ़ी चमक सकता था। इसलिए उसे डॉक्टर पर क्रोध भी आता था और दुख भी होता था। मिस वुड ने अपने बैग को ऊन का गोला और सिलाई निकाली और फिर उसके नीचे से अखबार में लिपटा हुआ चौड़ा टॉफ़ी का डिब्बा उठाया, जिसमें अंडों की सैंडविचिंग और हैमबर्ग दबे हुए थे। और थर्मस से प्यालों में कॉफ़ी उड़ेलते हुए मिस वुड ने कहा, डॉक्टर, कॉफ़ी ठंडी हो रही है। डॉक्टर लेटे लेटे बुड़बुड़ाया। मिस वुड ने नीचे झुक कर देखा। वह कूहनी पर सिर टिकाए चुपचाप सो रहे थे। ऊपर का होंठ जरा सा फैलकर मुड़ गया था, मानो किसी मजाक करने पर पहले मुस्कुरा रहे हों। उनकी अंगुलियों में दबा हुआ सिंगार नीचे झुका हुआ लटक रहा था। मेरी, व्हाट डू यू वांट?
व्हाट डू यू वांट? दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी ने अपने चंचल चपल आंखों ऊपर उठाई। लड़कियों का दायरा उस घेरे हुए कभी पास नहीं आता था, कभी दूर खींचता चला जाता था। आई वांट ब्लू। दोनों हाथों को हवा में घुमाते हुए मेरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरह टूट गया। सब लड़कियां एक दूसरे पर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगे। लंच समाप्त हो चुका था। लड़कियों के छोटे छोटे दल मिडोस में बिखर गए थे। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों से चढ़कर सूखी टहनियाँ तोड़ रही थी। दोपहर की उस घड़ी में मिडोस अलसाया सा ऊँघता जान पड़ता था। जब हवा का कोई भूला भटका झोंका आ जाता था तब चीन के पत्ते खड़खड़ा उड़ते थे। कभी कोई पक्षी अपनी सुस्ती मिटाने झाड़ियों से उड़कर नाले के किनारे बैठ जाता था, पानी में सिर डुबोता था, फिर उड़कर हवा में 2-4 निरुद्देश्य चक्कर काटते दोबारा झाड़ियों में दुबक जाता था। किंतु जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। गहरी नींद में डूबी सपनों सी कुछ आवाज़ों निर्वता की हल्के झीने पर्दे पर सलवटें बिछा जाती है। मुख लहरों सी तिरती है, मानो कोई दबे पांव झांक कर अदृश्य संकेत कर जाता, देखो मैं यहाँ हूँ। लतिका ने जूली के बॉब हेयर से सहलाते हुए कहा, तुम्हें कल रात बुलाया था मैडम, मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थी। लतिका को याद आया कि वो कल रात डॉक्टर के कमरे में टेरेस पर देर तक बैठी रही थी और भीतर ह्यूबर्ट पियानो पर सौंपा नोटबंद बजा रहा था। जूली तुमसे कुछ पूछना था। उसे लगा कि वह जूली की आंखों से अपने को बचा रही है। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी भूरी आंखों से कौतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर मेस में किसी को जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सिर हिलाया। लतिका कुछ देर तक जूली को अपलक घूरती रही। जूली, मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली की आंखों में जो कौतूहल था वह भय में परिणत होने लगा। लतिका ने अपने जैकेट की जेब से एक नीला लिफाफा निकालकर जूली को गोद में फेंक दिया। यह किसकी चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर एक क्षण के लिए उसका हाथ कांप कर हिटक गया। लिफाफे पर उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा हुआ था। थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहते हैं। जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपना स्कर्ट के तहों में छिपा लिया। जूली, जरा मुझे लिफाफा दिखलाओ। लतिका का स्वर तीखा कर्कश सा हो गया। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं क्या? जूली इस बार कुछ नहीं बोली। उसकी उद्भ्रांत उखड़ी हुई आंखें लतिका को देखती रही। यह क्या है? जूली का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। लिफाफे पर कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के मुहर उसकी ओर घूर रही थी। कौन है यह? लतिका ने पूछा। उसने पहले भी हॉस्टल में उड़ती हुई अफवाहों सुनी थी। जूली को क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया था, किंतु ऐसी अफवाहों अक्सर उड़ती रहती थी और उसने उन पर विश्वास नहीं किया करती थी। जूली, अभी तुम बहुत छोटी हो। जूली के होंठ कांपे, उसकी आंखों में निरीह याचना का भाव घिर आया। अच्छा, अभी जाओ, तुमसे छुट्टियों के बाद बात करूंगी। जूली ने ललचाई दृष्टि से लिफाफे की ओर देखा, कुछ बोलने को उद्यत हुई, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट गई। लतिका देर तक जूली को देखती रही, जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। क्या मैं किसी खुसट बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूँ? ऐसा मन ही मन लतिका सोचने लगी। शायद, कौन जाने, शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो उसे अनुभूति से, जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संजोर कर संभाल कर अपने छिपाए रहती है। एक अनिवर्चनीय सुख को जो पीड़ा लिए है, पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमेड़ती ज्वार में खुमारी जो दोनों को अपने समा लेती है। एक दर्द जो आनंद से उपजा है और पीड़ा देता है। यही इसी देवदार के नीचे उसे भी यही लगा था जब गिरीश ने पूछा था, तुम चुप क्यों हो? वह आंखें मूंद सोच रही थी। सोच कहाँ रही थी? जी रही थी उसी भ्रम को जो भय और विस्मय के बीच भिंगता था। बहका सा पगला क्षण। वह अभी पीछे मुड़ेगी तो गिरीश की नर्वस मुस्कुराहट दिखाई दे जाएगी। उस दिनों से आज दोपहर तक अतीत एक दुस्वप्न के
मानदिन टूटेगा वह देवदार है जिस पर उसने अपने बालकों के क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। आगे है बालों के क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। आगे है कि पेड़ की छाल उतरती नहीं थी, क्लिप टूट जाता था तब गिरीश ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा था। जब कभी कोई अक्षर बिगड़ कर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता तब वो हंसती थी और गिरीश का कांपता हाथ और भी कांप जाता था। लतिका को लगा वह याद करती है, वह भूलना भी चाहती है, किंतु जब वह सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है जैसे कोई चीज़ उसके हाथों से छीन ले जा रहा है, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में भी जब वह अपने किसी खिलौने को खो दिया करती थी तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दौड़ धूप कर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज रही हूँ और वह अभी मिला नहीं है। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता था जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोनों में उसे खोजने का उपक्रम करती थी। तब खोई हुई चीज़ याद रहती, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता था। आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती। बहाना शायद करती है, उसे याद करने का बहाना जो उसे भूलता जा रहा है। दिन महीने बीते जा रहे हैं और वह उलझी रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ता जाता है। याद वह करती है किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशों को साफ कर रही है। अब वैसे नहीं होता, सिर्फ उस दर्द को याद करती है जो पहले कभी नहीं होता। तब उसे अपने पर ग्लानि होती है, वह फिर जानबूझकर उस घाव को कुदेरती है जो भरता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिश के बावजूद भरता जा रहा है। देवदार पर खुदे हुए अधिमीठ नाम लतिका की ओर अस्तित्वता निरी भाव से निहार रहे थे। मिडोज के घने सन्नाटे में नाले पर से खेलती हुई लड़कियों की आवाज़ें गूंजती जाती थी। वाट डू यू वांट। तितलियाँ झिंगुर जुगनू मिडोज की उतरती हुई सांझ की छायाओं में पता नहीं चलता कौन आवाज़ किसकी है। दोपहर के समय जिन आवाज़ों को अलग अलग करके पहचाना जा सकता था अब वे एक स्वरता से अविरल धारा में घुल रही थी। घास से अपने पैरों को पोंछता हुआ कोई रेंग रहा था। झाड़ियों के झुरमुट में परों के फफड़ाते झपट कर कोई ऊपर उड़ जाता है, किंतु ऊपर देखो तो कहीं कुछ भी नहीं। मिडोज के झरने में गड़गड़ाता स्वर जैसे अंधेरे सुरंग में झपाटे में ट्रेन गुजर गई हो और देर तक उसमें सीटियों और पहाड़ियों की चित्कार गूंजती रही हो। पिकनिक कुछ देर तक और चलती, किंतु बादलों की तह एक दूसरे पर चढ़ती आ रही थी। पिकनिक का सामान बटोरा जाने लगा। मिडोज के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियां मिस वुड के इर्द गिर्द जमा होने लगी। अपने संग वे अजीबोगरीब चीज़ें बटोर लाई थी। कोई किसी पक्षी के टूटे फूटे बालों के लगाए हुए थे, किसी ने पेड़ की टहनी को चाकू से छोलकर छोटी सी बेंत बना ली थी। ऊंची क्लास के कुछ लड़कियों ने अपने अपने रुमालों में नाले के पकड़ी हुई छोटी छोटी बालिशत भर कर मछलियों को दबा रखा था, जिसे मिस वुड को छिपाकर वे एक दूसरे को दिखा रही थी। मिस वुड लड़कियों की टोली के संग आगे निकल गई। मिडोज से पक्की सड़क तक 3-4 फ्लोर की चढ़ाई थी। लतिका हाँफने लगी। डॉक्टर मुखर्जी जो सबसे पीछे आ रहे थे लतिका के पास पहुंचकर ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटनों को जमीन पर ठेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथ युगिन अंग्रेजी में कहा, मैडम आप इतना परेशान क्यों नजर आ रही हैं। डॉक्टर की नाटकीय मुद्रा को देखकर लतिका के होठों पर थकी सी ढीली ढाली मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा था और यह चढ़ाई है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। डॉक्टर ने अपने कंधे पर लटकती हुई थर्मस उतार कर लतिका के हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफ़ी बची है, शायद कुछ मदद कर सके। पिकनिक में आप कहाँ रह रहे हैं डॉक्टर, कहीं दिखाई नहीं दिए। दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग। मेरा मतलब है मिस वुड पास बैठी थी। मुझे लगता है कि मिस वुड मुझ में मोहब्बत करती है। कोई भी मजाक करते हुए डॉक्टर अपनी मूंछों के कोनों को दबाने लगते हैं। क्या कहती थी। लतिका ने थर्मस के कॉफ़ी को मुंह में उड़ेल लिया। शायद कुछ कहती थी, लेकिन बदकिस्मती से बीच में मुझे नींद आ गई।
मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए। और इस दौरान जब वे दोनों बातें कर रहे थे, उनके पीछे मीडोज और मोटर रोड के संग चढ़ती हुई चीड़ और बांस के वृक्षों की कतार सांझ के घिरते अंधेरे में डूबने लगी थी। मानो प्रार्थना करते करते उन्होंने चुपचाप अपने सिर को नीचे झुका लिया हो। इन्हीं पेड़ों के ऊपर बादलों के गिरजे का क्रोश कहीं उलझा पड़ा था। उनके नीचे पहाड़ी की ढलान, बिछे हुए खेत भागती हुई गिलहरियों से लग रहे थे जो किसी की टोह में अस्कंद ठिठक रही थी। डॉक्टर मिस ह्यूबर्ट के पिकनिक पर नहीं आए। डॉक्टर मुखर्जी टॉर्च जलाकर लतिका के आगे आगे चल रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया था। किस लिए? अंधेरे में पैरों के नीचे दबे हुए पत्ते की चरमराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे से खांसा। पिछले कुछ दिनों से मुझे संदेह होता जा रहा है कि ह्यूबर्ट की छाती का दर्द शायद मामूली दर्द नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा हंसे, जैसे उन्हें अपनी यह गंभीरता अरुचिकर लग रही हो। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की, शायद लतिका कुछ कहेगी, किंतु लतिका चुपचाप उनके पीछे चल रही थी। यह मेरा मजाक शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु फिर भी यह बेहतर होगा कि वह अपने एक फेफड़े का एक्सरे करा लें। इससे कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। अपने मिस्टर ह्यूबर्ट से इसके बारे में कुछ कहा? अभी तक तो कुछ नहीं कहा। ह्यूबर्ट जरा सी बात पर चिंतित हो उठा, इसलिए कभी साहस नहीं हो पाता। डॉक्टर को लगा उसके पीछे आए हुए लतिका के पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। लतिका बीच सड़क में अंधेरे में छाया से चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर, लतिका का स्वर भरमाया हुआ था। क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गए? डॉक्टर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने अपनी टॉर्च को मध्यम रोशनी लतिका के ऊपर उठा दी। उन्होंने देखा लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और रह रहकर पत्ते सी कांप जाती है। मिस लतिका, क्या बात है? आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती है। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे मुक्ते के बाद कुछ याद आता है। दोनों फिर चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उनकी आंखें ऊपर उठ गई। पक्षियों का एक बेड़ा धूमिल आकाश में त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ों के पीछे से उनकी ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर पक्षियों को देखते रहे। लतिका को याद आया, हर साल सर्दी की छुट्टियों में से पहले ये परिंदे मैदानों में उड़कर रहते हैं। कुछ दिनों के लिए बीच के इन पहाड़ी स्टेशनों पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं बर्फ़ के दिनों की, जब वे नीचे अजनबी अनजान देशों में उड़ जाएंगे। क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? और डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? किंतु इसका कोई उत्तर नहीं मिला। सिर्फ उस अंधेरे में मिडोज के झरने का मुतैला स्वर में चीड़ के पत्तों की सरसराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। लतिका हड़बड़ाकर चौंक गई। अपनी छड़ी पर झुके हुए डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहे थे। मिस लतिका, जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने वाली है। हॉस्टल पहुंचने तक बिजली चमकने लगी थी, किंतु उस रात बारिश देर तक नहीं हुई। बादल बरसने भी नहीं पाते थे कि हवा के थप्पड़ों से धकेल दिए जाते थे। दूसरे दिन तड़के से ही बस पकड़नी थी, इसलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई थी। जब लतिका अपने कमरे में गई, उस समय कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का बिगुल बज रहा था। उसके कमरे में कमरेदीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुनाता हुआ लैंपों में गैस पंप कर रहा था। लतिका उन कपड़ों में तकियों की दोहराए कर लेट गई। करीमुद्दीन की उड़ती हुई निगाह से लतिका को देखा, फिर अपने काम में जुट गया। पिकनिक कैसी रही मेम साहब? पूछा उसने। तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर पर पसलियों पर चिपट जा रही थी। अनायास उसकी आंखें नींद की बोझ से झपकने लगी। मैं चला आता तो मिस्टर ह्यूबर्ट साहब की तीमारदारी कौन करता? दिन भर उनके बिस्तरे से सटा हुआ बैठा रहा और अब वह गायब हो गए। कमरुद्दीन के कंधे पर लटकते हुए मैले कुचैले तौलियों को उतारा और लैंप के शीशों को गर्द पोंछने लगा। लतिका की अधमुंदी आंखों खुल गई। क्या ह्यूबर्ट साहब अपने कमरे में नहीं हैं? खुद जॉन इस हालत में कहाँ गए? पानी गर्म करने कुछ देर के लिए बाहर गया था। वापस आने के बाद देखता है कि कमरा खाली है। कमरुद्दीन बुड़बुड़ाया
हुआ बाहर चलाया। लतिका ने लेटे लेटे पलंग के नीचे चप्पलों को पैरों से उतार दिया। ह्यूबर्ट इतनी रात कहाँ गए, किंतु लतिका की आंखें फिर झपक गई। दिन भर थकान ने सब परेशानी प्रश्नों पर कुंजी लगा दी थी। जैसे दिन भर आंख मिचौनी खेलती हुई उसने अपने कमरे में दया को छू लिया था, अब वह सुरक्षित थी। कमरे की चारदीवारी के भीतर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज़ उससे तकाजा था। अब वह अकेलेपन में कोई गिला नहीं है, उलाहना नहीं, ठीक है, सब खींचातान खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो पराया है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। लतिका ने दीवार की ओर मुंह मोड़ लिया। लैंप के फीके आलोक में हवा में कांपते पर्दे की छायाएं हिल रही थी। बिजली कड़कने से खिड़कियों के शीशे चमक जाते थे, दरवाजे चटकने लगते थे, जैसे कोई बाहर से धीमे धीमे खटखटाता रहा हो। कॉरिडोर से अपने अपने कमरों में जाती हुई लड़कियां की हंसी, बातों के कुछ शब्द, फिर शब्द शांत हो गया, किंतु फिर भी देर तक कच्ची नींद में वह लैंप का धीमा सा शीशी का स्वर सुनती रही। कब वह स्वर भी मौन का भाग मानकर मुख हो गया उसे पता न चला। कुछ देर बाद उसको लगा कि सीढ़ियों से कुछ दबी आवाज़ें ऊपर आ रही है, बीच बीच में कोई चिल्ला उठता है और फिर सहसा आवाज़ें धीमी पड़ जाती है। मिस लतिका जरा अपना लैंप ले आई। कॉरिडोर के जीने से डॉक्टर मुखर्जी को आवाज़ आई थी। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरी, लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे हुए जंगले पर ह्यूबर्ट अपना सिर रखा हुआ था। उसकी एक बाह जंगले के नीचे लटका हुआ था और दूसरी डॉक्टर के कंधे पर झूल रही थी। जिसे डॉक्टर ने अपने हाथों में पकड़ जकड़ रखा था। मिस लतिका लैंप जरा और नीचे झुका दी। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को सहारा देकर ऊपर खींचा। ह्यूबर्ट अपना चेहरा ऊपर किया। हिचकी की तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर को झंझोड़ दिया। ह्यूबर्ट की आंख में सुर्ख डोरे खींच आए थे। कमीजा का कॉलर उलझा हो गया था। टाई की जो गांठ थी वो ढीली होकर नीचे खिसक आई थी। लतिका ने कांपते हाथों के लैंप सीढ़ियों पर रख दिया और आप दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर चकराने लगा था। इन द बैक लेन ऑफ द सिटी ईयर एंजल गर्ल हु लव्स मी, ह्यूबर्ट हिचकियों के बीच गुनगुना उठता था। ह्यूबर्ट प्लीज़ प्लीज़। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट के लड़खड़ाते शरीर को अपना मजबूत गिरफ्त में पकड़ लिया। मिस लतिका आप लैंप लेकर आगे चलिए। लतिका ने लैंप उठाया। दीवार पर उन तीनों की छायाएं जो है वो डगमगाने लगी। इन द बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज़ अ गर्ल हु लव्स मी। ह्यूबर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधे पर सिर टिकाए हुए अंधेरे सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पर रखता हुआ चढ़ रहा था। डॉक्टर हम कहाँ हैं? ह्यूबर्ट सहसा इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी फटती हुई आवाज़ सुनसान अंधेरी कॉरिडोर में छत से टकराकर देर तक हवा में गूंजती रही। डॉक्टर को एकदम ह्यूबर्ट ने गुस्सा आया था। फिर अपने गुस्से पर उन्हें खींच सी हो आई और वह ह्यूबर्ट को पीठ थपथपाने लगे। कुछ बात नहीं ह्यूबर्ट, डियर ह्यूबर्ट, तुम सिर्फ थक गए हो। ह्यूबर्ट ने बिना किसी विरोध के चुपचाप अपने जूते मोजे उन्हें उतारने दिए। जब डॉक्टर ह्यूबर्ट की टाई उतारने लगे तो ह्यूबर्ट अपनी कूहनी के सहारे उठा। कुछ देर तक डॉक्टर की आंख फाड़ते हुए घूर रहा था। फिर धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कैसी बात कर रहे हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने हाथ छुड़ाकर धीरे से ह्यूबर्ट का सिर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट ह्यूबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। ह्यूबर्ट ने करवट बदल ली। गुड नाइट मिस्टर ह्यूबर्ट। लतिका का स्वर सिहर गया, किंतु ह्यूबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते ही उसे नींद आ गई थी। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। हवा के तेज झोंकों से आकाश में फैले बादलों की परतें जब कभी इकहरी हो जाती तब उनके पीछे से चांदी बुझती हुई आग के धुएं सी आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाती थी। आपको मिस्टर ह्यूबर्ट कहाँ मिले? लतिका कॉरिडोर के दूसरे कोने में रेलिंग पर झुकी हुई थी। क्लब के बार में उन्हें देखा था। मैं न पहुंचाता तो न जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई। उन्हें भी अभी 1-2 मरीजों के घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टाल देने के इरादे से वह कॉरिडोर में खड़े रहे। नीचे अपने क्वार्टर में बैठा हुआ
कमरुद्दीन माउथ ऑर्गन पर कुछ पुराने फिल्म का धुन बजा रहा था। आज दिन भर बादल छाए रहे लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे, ठीक है। और कन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉन में झिंगुरों का अनवरत स्वर चारों ओर फैली निस्तब्धता को और भी अधिक घना बना रहा था। कभी कभी ऊपर मोटर रोड पर किसी कुत्ते की रियाहट सुनाई पड़ती थी। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से कुछ कहा था मेरे बारे में, वही जो सब लोग जानते हैं और ह्यूबर्ट जिसे जानना चाहिए था नहीं जानता था। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। वह जड़वत अविचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कुछ लोग आखिर तक उससे चिपके रहते हैं। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्ति का भाव भरा। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा झोंक की तरह चिपटे रहना, यह भी गलत है। बर्मा से आते हुए जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, मुझे अपनी ज़िंदगी बेकार सी लगी थी। आज उस बात को बरसा गुजर गया। जैसे आप देखते ही हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा। ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी नहीं होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में न हिचकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था। आज भी करता हूँ। लेकिन डॉक्टर, लतिका का गला रूंध आया था। क्या मिस लतिका? डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या कुछ है जो हमें चलता है। हम रुकते हैं तो भी अपने बहाव में वह हमें घसीट ले जाता है। लतिका ने आगे कुछ नहीं कहा गया। जैसे ही वह कहना चाह रही थी वह कह नहीं पा रही। जैसे अंधेरे में कुछ खो गया है जो मिल नहीं पा रहा, शायद कभी नहीं मिल पाएगा। यह तो आपको फादर एलमंड की बात बता सकेंगे मिस लतिका। डॉक्टर को खोखली हंसी में उनका पुराना सनकीपन उभर आया था। अच्छा, चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफ़ी देर हो गई है। डॉक्टर ने दिया सलाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस लतिका। गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने पर लतिका कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग से सटी खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर में जमा हुआ कोहरा सिहर उठा था। शाम को सामान बांटते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामने जो पुरानी कॉपियाँ, अखबारों और रद्दी कागजों का ढेर लगा दिए थे, वे अब अंधेरे कॉरिडोर में हवा के झोंके से इधर उधर बिखरने लगे थे। लतिका लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा कि जूली ने कमरे के प्रकाश की एक पतली सहतीर दरवाजे के बाहर खींच आई है। लतिका को कुछ शायद याद आया। वह सांस रोककर जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज़ नहीं आया। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी। लतिका धीरे धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चली आई। जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा दिख रहा था। लतिका ने अपनी जेब से वही नीला लिफाफा निकाल कर और उसे धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर रख दिया। वह जब बाहर कॉरिडोर में आई, बारिश की बौछार तेजी से पड़ने लगी। कमरुद्दीन ने अपने माउथ ऑर्गन पर एक नई फिल्म धुन है वो छेड़ दी थी। चलिए आगे है इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न। देखिए, परिंदे मूलतः प्रेमी कहानी है। क्या है? प्रेम कहानी है। परिंदे कहानी में निर्मल की मनोवैज्ञानिक सूझबूझ की काफ़ी इधर उधर उभर कर सामने आई है। कहानी का नायिका लतिका अपने प्रेमी कैप्टन नेगी की मृत्यु के बाद एक पहाड़ी स्कूल में अकेलेपन की जिंदगी गुजार रही है। परिंदे कहानी अपने पात्रों के मन के अंदर द्वंद्वों पर टिकी हुई है। परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी व मिस्टर ह्यूबर्ट हैं और परिंदा कैदी का प्रतीक है क्योंकि वह कैद में है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करेंगे। देखिए, परिंदे किस विद्या की रचना है? तो परिंदे जो है वो क्या है? कहानी है। परिंदे किस कहानीकार की रचना है? तो निर्मल वर्मा की। निर्मल वर्मा किस युग की कहानीकार हैं? तो निर्मल वर्मा जो है ना वो छायोत्तर युग के कहानीकार हैं। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो निर्मल वर्मा का जन्म हुआ था 1929 में। निर्मल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो निर्मल वर्मा का जन्म हुआ था शिमला में। निर्मल वर्मा का निधन कब हुआ था?
तो इनका निधन हुआ था 1975 में। निर्मल वर्मा की कहानियों में निरूपित हुई है। किसको निरूपित किए हैं? तो रहस्यमयता का, वैश्विकता का और जीवनगत जटिलता का, यानी कि तीनों का। परिंदे शीर्षक कहानी में किस पात्र को केंद्रता मिलती है? तो किस पात्र को केंद्रता मिलती है? लतिका को। परिंदे शीर्षक कहानी में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो इसमें दोस्तों जो है यह एक व्यक्तिगत मनस्थिति है। परिंदे शीर्षक कहानी कथा नायिका नीला लिफाफा किसके सिरहाने रख देती है? तो जूली के सिरहाने रख देती है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? तो परिंदे संग्रह में टोटल 7 कहानी संकलित की गई है। परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? तो परिंदे कहानी में कुल जो है वो कितने पात्र हैं? तो 8 पात्र हैं। निर्मल वर्मा कृत परिंदे का प्रकाशन कब हुआ था? तो इनका प्रकाशन 1960 में हुआ था। प्रतीकों की कहानी के संदर्भ में सटीक प्रयोग दिखाई दिया। ठीक है, किसमें दिखाई दिया था? तो दोस्तों ये दिखाई दिया था घुंग और परिंदे में। लतिका कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में किस पद पर कार्यरत हैं? तो किस पद पर कार्यरत थे? वार्डन के पद पर कार्यरत थे। क्या मैं खुसट बुढ़िया से कम और अपने अभाव का बदला में दूसरों से लिए जा रही हूँ बदला, यह कथन किसका है? तो यह लतिका का कथन है। छात्रावास के नौकर का क्या नाम था? तो दोस्तों छात्रावास का नौकर का नाम था कमरुद्दीन। परिंदे की नायिका लतिका जो है वो क्या है? ह्यूबर्ट से प्रेम करती थी, या गिरीश नेगी से प्रेम करती थी, या कमरुद्दीन से प्रेम करती थी, इनमें से कोई नहीं। तो वह दोस्तों वह गिरीश नेगी से प्रेम करती थी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।